Good morning once again. This is your chapter number 10 class 8 science. Name is sound और जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि. इसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस भी देखेंगे. बेटा साउंड क्या होता है? साउंड मतलब ध्वनि, जो कि आवाज़ आपको सुनाई देती है. जैसे आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आती है एक साउंड. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे आपका हो गया सितार, गिटार, फ्लूट हो गई, बांसुरी जिसको आप बोलते हैं, हारमोनियम हो गया. तो ये सब क्या है? आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनसे कि आपकी एक आवाज़ निकलती है और वो आपको सुनती है, बड़ा आपको आनंद आता है. तो दिस इज प्लीजेंट नॉइज यू कैन से. सो अब ये अगर मैं इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलूँ साउंड को, उसको बोलते क्या है साइंस की लैंग्वेज में? उसको बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में वाइब्रेशन. साउंड को साइंस की लैंग्वेज में वाइब्रेशन बोलते हैं. और इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलते हैं हम कंपन. वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? कंपन. जैसे बोलते हैं ना कि आज मेरे को बुखार है ठंड की वजह से और मैं कांप रहा हूँ, विच मीन्स यू आर वाइब्रेटिंग. बट क्या उस वाइब्रेशन की आवाज़ आपको आती है? नहीं आती है, क्योंकि ह्यूमन की जो ईयर है, हमारे जो कान है, जो ईयर ड्रम है हमारा, उसका एक रेंज है फ्रीक्वेंसी का, सुनने का. उस पर भी हम बात करेंगे, बट पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है वाइब्रेशन होता क्या है. इसको नोट डाउन करेंगे. इसका डेफिनेशन जरूर पूछेगा आपको एग्जाम में. टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. टू एंड, अब आप सोच रहे होंगे टू एंड फ्रो क्या है? तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन होता है. फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन भी आप इसको बोल सकते हैं. फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन को भी टू एंड फ्रो को फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन भी बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली होता रहता है विदाउट एनी ब्रेक. फॉरवर्ड बैकवर्ड, अभी मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ, फिर मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ, फॉरवर्ड जा रहा हूँ, बैकवर्ड जा रहा हूँ. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन. एंड इसी को ही हम वाइब्रेशन बोलते हैं. आप एक ही चीज़ लगातार करते रहिए करते रहिए करते रहिए. तो यानी कि अगर मैं इसको ऑसिलेशंस की फॉर्म में बोलूं, ऑसिलेशंस क्या है आपके? ये एक वेव में बना रहा हूं आपके लिए. भाई ये आपका सपोज करिए ये वेव का पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है. आप केवल वेव ध्यान रखिए, पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है. पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड. अब इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो. देखिए टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. क्या हो रहा है इसके अंदर? रिपीटिशन है आपके मोशन का. एक बार वेव ऐसे गई, फिर आपकी वैसे गई, फिर दोबारा ऐसे गई. तो एक बार पॉजिटिव साइड जा रहा है, एक बार निगेटिव साइड जा रहा है, एक बार पॉजिटिव साइड, एक बार निगेटिव साइड. तो हम वाइब्रेशंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको हम साइन वेव भी बोलते हैं. साइन वेव. वेव क्या है? आपकी लहर. जैसे आपका समुद्र के अंदर लहर आती है ना, उसको बोलते हैं हम वेव. और वो इस टाइप से चलते हैं. और इन टाइप के मोशंस को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशंस. वेव ऑसिलेशन की वेव क्या है? ऑसिलेट कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर जा रही है, फिर वापस आ रही है. तो जनरली हम क्या है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये एक साइन वेव होता है. साइन मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन. साइन थीटा कॉस थीटा जो आपने पढ़े थे, उनका सबको आपको रिप्रेजेंट करना
पता होना चाहिए। मतलब अभी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर मैं आपने अगर साइन थीटा कोस थीटा ये दोनों अगर आपने पढ़े हैं और आप इनको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो ऐसे होगा, दिस इज साइन वेव। ठीक है, कोस वेव भी इसी तरीके से बनती है आपकी। तो मैं उसको बना नहीं रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपके दिमाग में कॉम्प्लिकेशन ना आए, बट आप इतना समझ लीजिए ऐसे होता है। बट आपको जो आपके सिलेबस के हिसाब से ध्यान रखना, वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन भी बोलते हैं इसको, और दिस टाइप ऑफ, ये उसका एग्जांपल है, टू एंड फ्रो। बात यहाँ खत्म हुई। इस टाइप के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ऑसिलेशंस होता है इसके अंदर। अब इस वाइब्रेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, और ये ध्यान रखना है कि एक वेव है, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे डांस में भी करते हैं ना वेव, ऐसे करके कुछ डांस करते हैं आजकल, तो वो क्या है, एक वेव है, एक लहर मार रहा है। वो कहते हैं ना लहर मार दे भाई, तो लहर क्या है, यही तो है लहर। समुंदर की लहर बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। सो इस मोशन को ही तो टू एंड फ्रो मोशन बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो आपका ये वाइब्रेशन। सो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका हम लिख देते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ जा रही है, अगर मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ अपने गले पे, जहाँ पर हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, विंड पाइप के पास हमारा वॉइस बॉक्स होता है, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ये वाइब्रेट कर रहा है, पूरा मेरा हाथ फील कर रहा है उस कंपन को। तो जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा आवाज़ नहीं आएगी, ना ही आवाज़ सुनी जाएगी। सो साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। अब वो किस टाइप का वाइब्रेशन है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उससे आवाज़ें चेंज हो जाती है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अलग आती है आपको, और एक गाड़ी का जब हॉर्न मारते हैं उसकी आवाज़ अलग आती है, वो काफ़ी इरिटेटिंग होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट हमें क्या लिखना है यहाँ पर, साउंड और वाइब्रेशन भी लिख सकते हैं आप इसको। वाइब्रेशन नीड मीडियम, बिना मीडियम के ये ट्रेवल नहीं करेगी, नीड मीडियम टू ट्रेवल। साउंड और वाइब्रेशन को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। जैसे हमें चलने के लिए क्या है, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए ना, हमें भी चलने के लिए ग्रेविटी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, तभी हम चल पाएंगे। ग्रेविटी नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे। सिमिलरली साउंड और वाइब्रेशन को चलने के लिए भी एक मीडियम चाहिए। आप अगर उसको कहो ना वैक्यूम में, तो वैक्यूम में नॉट पॉसिबल। इन वैक्यूम it is not possible to travel sound। वैक्यूम क्या है, हमने बताया था, खाली, जहाँ पर एयर भी नहीं है उसको बोलते हैं हम वैक्यूम। अगर वैक्यूम में आप कहें कि साउंड ट्रेवल करेगा, नहीं करेगा। इसको भी क्या है, आपको मीडियम देना होता है। ठीक है, मीडियम जैसे हवा, अगर यहाँ से मैं हवा निकाल दूँ तब वैक्यूम बनेगा ना। हवा चाहिए, मेरी आवाज़ जा रही है आप तक, हवा के थ्रू ट्रैवल कर रही है। पानी है, पानी के अंदर ट्रैवल करती है कि नहीं करती है, बहुत कम करती है या ज़्यादा करती है, वो भी देखेंगे। सॉलिड्स के अंदर ट्रैवल करती है कि नहीं करती है, तो उसको एक मीडियम चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली जगह हो, तो वो चीज़ नहीं चाहिए का। इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, ऑडिबल एंड नॉन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल एंड नॉन ऑडिबल साउंड, इसका हिंदी में मतलब क्या है, एक सुनने वाला साउंड और एक जो हम सुन नहीं सकते। एक सुन सकते हैं और एक सुन नहीं सकते।
इसको हम लिखते हैं सुन सकते हैं, इसको हम सुन नहीं सकते। ऐसा क्यों? इसको तो हम सुन सकते हैं, इसको हम नहीं सुन सकते। देखिए हर एक, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि वाइब्रेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेट कर रही है या जो साउंड है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अभी फ्रीक्वेंसी में डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी पहले आप ये लिख लीजिए, ऑडिबल के लिए ऑडिबल साउंड जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हुई, अभी हम सुनने की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं, ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी बताते हैं। तो आप उसको सुन सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज, देखिए इससे ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर चली जाएगी तो भी आप नहीं सुन पाएंगे और इससे कम होगी तो भी आप नहीं सुन पाएंगे। वो ऐसा होता है ना, जैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आपको बहुत मुश्किल हो रही है सुनने में, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बोथ आर लेस। तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी कहाँ पर यूज़ होती है? आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए होंगे, अल्ट्रासाउंड इसको बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। बहुत यहाँ पर जो है ना फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसको कि आप सुन नहीं सकते क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर है, हमारे कानों की रेंज से बाहर है। तो अल्ट्रासाउंड में ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, यूज़ होती है। और 20 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी आपकी, ये समझ लीजिए कोई बहुत ही स्लोली बात कर रहा है, बहुत धीरे धीरे विस्परिंग कर रहा है, आराम आराम से बात कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको सुन पाएँ। तो इसीलिए ये डिफरेंस होता है कि वो दूर बैठा हुआ एक आदमी की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, एक की और इससे ज़्यादा की है तो भी नहीं आ रही है, तो इस रेंज में आप सुन सकते हैं। अगर ये नॉन ऑडिबल की मैं बात करूँगा तो नॉन ऑडिबल में क्या हो जाएगा इसका, अगर यहाँ से इसको हटाते हैं, नॉन ऑडिबल, नॉन ऑडिबल में अगर 20,000 से ज़्यादा हो जाएगी या 20 से कम हो जाएगी, सो दिस इज़ नॉन ऑडिबल। इसको आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से भी लिख देता है, मतलब एग्ज़ाम में कह रहा हूँ, बुक में 20 किलो हर्ट्ज, बिकॉज किलो इक्वल्स टू कितना होता है, इक्वल टू 1000। जहाँ के लगा होता है उसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सिंपल बन जाता है। तो 20 किलो हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज भी लिख देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिबल एंड नॉन ऑडिबल। इसका और कोई एग्जांपल है आपके पास? 20,000 से ज़्यादा और कौन सुन सकता है? एनिमल्स, एनिमल्स लाइक डॉग। तभी तो कहते हैं ना डॉग, कुत्ते बहुत भौंकते हैं रात में, उन्हें फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस है, जो कि हमें नहीं सुनती है उनको सुनती है। दैट इज द बिग डिफरेंस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एक टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। सपोज करिए ये एक वाइब्रेशन है, ठीक है। अब उसके करैक्टरिस्टिक क्या है एक वाइब्रेशन की? एम्पलीट्यूड, एक तो एम्पलीट्यूड हो गया, दूसरा थोड़ा स्पेस दे के लिख लेते हैं टाइम पीरियड,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का। बाकी तो कहानियाँ लिखी हुई हैं जो कोई भी सुना देगा और डेली लाइफ में, बट ये चीज़ साइंस से रिलेटेड है। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको समझ गए तो आपको साउंड क्या, वेव क्या, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। आगे भी हेल्प होगी आपकी। इसको समझिए। मेरा पर्पज़ इसको पढ़ाने का, अपने भतीजे को पढ़ाने का यही है। मैं ये उसके थ्रू आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को कई बार रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो मेरे पास केवल थोड़ा सा लिमिटेड टाइम रहता है, तो मैं उसमें मेन चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें वही बता पाता हूँ। एम्पलीट्यूड, अभी हमने वाइब्रेशन को कैसे दिखाया था, अब इसमें आप मुझे बताइए एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड होता है इसकी ऊंचाई, ये इस वेव की हाइट कितनी है, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। समझ गए? क्योंकि ये जो वेव रहती है ना आपकी, ये एक मतलब कि आपकी ये कह लीजिए जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। ऐसा नहीं कि नीचे की हाइट ज़्यादा होगी, ये और ये दोनों सेम ही होती हैं, दिस इक्वल टू दिस। फिर ये सेम होगा क्योंकि ये टू एंड फ्रो है। सेम काइंड ऑफ मोशन को, सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल को, रिपीटिशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। अब इससे होगा क्या एम्पलीट्यूड से, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक साउंड है, सपोज करिए मेरी एक साउंड, ये गले की एक साउंड निकल रही है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, या एक बच्चा है उसके गले से एक आवाज़ निकल रही है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, या एक बूढ़े अंकल है उनका एम्पलीट्यूड कितना है, या हवाई जहाज आ रहा है वो बहुत तेज़ी से हमारे कानों में आती है उसकी आवाज़, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो ये डिसाइड करता है लाउडनेस। एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है आपका, कितना लाउड हो आप, कितने लाउड हो। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउड होगी आवाज़, आपके पास तेज़ी से आएगी। समझे? जैसे फोर्स के अंदर हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा था, ऐसे इसके अंदर एम्पलीट्यूड है। फोर्स के केस में मैग्नीट्यूड और इसके केस में एम्पलीट्यूड। इसको इतना ही बना के रखते हैं, एक वेव से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि फोर्स में मैग्नीट्यूड क्या बताता था वहां पर, उसका अमाउंट ऑफ फोर्स, स्ट्रेंथ, अमाउंट, कितने अमाउंट में। तो एम्पलीट्यूड भी एक वेव का कितने अमाउंट की है, कितना उसके अंदर ताकत है, वो बताता है, सिमिलर टू फोर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, टाइम पीरियड पे। अब दोबारा से फिर वेव बनाते हैं समझाने के लिए। देखिए, अगर आपका, अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीटिशन हो रहा है बार बार, इसके बाद फिर रिपीट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे तक बनाता जाऊँगा तो क्या होगा, रिपीट करती ही चली जाएगी ये, फिर ये रिपीट हो गया। तो आप ये देख रहे हैं 1 2 3, ये तो 2 और 3 तो रिपीटिशन है, मेन है 1। यानी कि एक वेव ने अपनी साइकिल पूरा करने के लिए, इसको बोलते हैं साइकिल, कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर वापस आने में उसको जो टाइम लगा है, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। ये क्या है आपका, टीपी लिख रहा हूँ इसको, टाइम पीरियड। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस साइकिल ऑफ वेव। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ अ वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ पर ये और ये सब सेम होंगे। इसको 2 लिख लीजिए, इसको 1 लिखेंगे, बस लिख रहे हैं पर उसका कोई सेंस नहीं है। सो मैं यहाँ पर आपको ऐसे लिख के दिखाना चाह रहा हूँ, TP1 इक्वल्स टू TP2 इक्वल्स टू TP3 इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ वेव। टाइम पीरियड ऑफ वेव, किसका टाइम पीरियड, वेव का टाइम पीरियड। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊंचाई एम्पलीट्यूड, और यहाँ से लेके यहाँ तक में जो टाइम लगा है, आप नोट करिए, स्टॉप वॉच अगर आपको दिखती है, दिखेगी नहीं, बहुत फास्ट होती है, तो स्लो मोशन में देख सकते हैं। फिर आती है आपकी फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसका यूनिट क्या है,
देखिए इसका यूनिट मैं बताना भूल गया, यूनिट आपका टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, तो यहाँ पर भी सेकंड। एम्पलीट्यूड क्या है? एक हाइट है। हाइट को आप किस में मेजर करते हैं? मीटर, मिलीमीटर, फीट, इन सब चीज़ों में ही मेजर करते हैं, तो इसका भी इसी में मेजर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज, जिसको कि शॉर्टकट में हम HZ लिखते हैं, H बड़ा नीचे H छोटा। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको भी देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। बेटा इसको 1 वाइब्रेशन बोल रहे हैं, इसको 2 वाइब्रेशन बोल रहे हैं, इसको 3 वाइब्रेशन बोल रहे हैं। तो 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस आ रहे हैं? अब जैसे कि मैं एक वेव बनाता हूँ, इसको ऊपर का रब कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा चाहे टाइम एक्स्ट्रा लग जाए पर ये समझ में ज़रूर आना चाहिए। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो मुझे बताइए, बोलने से ही समझ में आएंगी चीज़ें, बताने से ही। फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट लिख दिया मैंने हर्ट्ज, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर अलग अलग वेव्स बना के दिखाता हूँ। एक, दो, 3, 4, ये पूरी 4 कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये 1 सेकेंड है। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने जो है ये मार्क कर लिया है यहाँ तक कि ये 1 सेकेंड है। अब मैं एक वेव और बनाता हूँ, एक वेव और बनाता हूँ मैं। एक वेव और बना रहे हैं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा नैरो बना रहे हैं हम। क्यों बना रहे हैं उसका भी अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वेव ख़त्म हो रही है, ये 1 है। यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7। तो इसके अंदर टोटल कितनी वेव्स आई? 7। इसमें कितनी आई? 4। और ये टाइम इतना ही है, 1 सेकेंड है। यहाँ ये पूरा का पूरा हमने एक फ्रेम बना लिया है, 1 सेकेंड का फ्रेम है। तो 1 सेकेंड के अंदर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन आएंगे दैट विल बी दी। तो फर्स्ट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4 हर्ट्ज। सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 7, क्योंकि इसमें 7 लूप बने हैं ऐसे। इनको हमेशा इसको एक काउंट करना है, ठीक है। पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड मिला के एक लूप बनता है, एक वेव बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो आप ये देख रहे हैं कि इतना ही आपके पास टाइम था। इसने बहुत ज़्यादा रिपीटिशन ले लिए, इसने कम लिए। ऐसे आप एक और बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं आप इसको और बना दीजिए। बेटा ये जो इनकी ऊंचाई है सबकी सेम है, बनी सेम नहीं है, वो बात अलग है। अब यहाँ से यहाँ तक एक है, 1 2 काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इसको अभी हम ऐसे कर देते हैं ताकि एक ये सब सेम है, सेम टाइप का है, थोड़ा बना अलग है, उसको मैटर, इट डजंट मैटर। तो इसकी कितनी हो गई? थर्ड वेव की कितनी हो गई? 10 हर्ट्ज। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी निकल जाती है बहुत आसानी से। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड, ध्यान रखना। तो इसका मैं अगर फॉर्मूला लिखूं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या कंपन पर सेकेंड विल बी दी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड। सो दिस इज नोन एज दी फ्रीक्वेंसी। ये आपको समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी।
अब बेटा इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक है, कुछ क्या, एक चीज़ जान लीजिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जो मैं ये कम करता जा रहा हूँ, ये जो मैं कम करता जा रहा हूँ, इसका भी एक साइंस में नाम है, क्या बोलते हैं उसको, पिच, PITCH, पिच बोलते हैं बेटा इसको। किसी की पिच कम होती है, जैसे बच्चे की आवाज़ बहुत तेज़ी से निकलती है, पैनी पैनी आवाज़ में बोल देते हैं ना जिसको, आपने अगर उसमें भी देखा होगा AI के टूल्स में आजकल पिच लिखा होता है, आवाज़ चेंज कर देते हैं, भैं भैं, बड़ी भैं भैं की आवाज़ आती है, एक बड़ी शार्प आवाज़ आती है। तो उसमें क्या है कि आपका जो ये पिच है, डिस्टेंस यानी कि जो टाइम पीरियड है जिसकी मैं बात कर रहा था, टाइम पीरियड की, वो कम हो जाता है। टाइम पीरियड सपोज करिए एक वेव का है 0.12 सेकेंड, ये वाला टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में 0.12 सेकेंड लेता है। एक वेव है जिसका कि 0.14 सेकेंड है, एक तीसरी वेव है जिसका 0.25 सेकेंड है। तो बेटा पिच किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी पिच, यानी कि जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो पिच है जितनी मेरी कम होती जाएगी उतनी ही शार्पनेस बढ़ती चली जाएगी आपकी आवाज़ में, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम पिच। तो जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये तो सीटी बजाता, सीटी विस्लिंग जो करते हैं उसमें बहुत पैनी आवाज़ आती है, तो उसकी पिच बहुत हाई होती है, उसकी पिच क्या होती है, बहुत हाई होती है। एम्पलीट्यूड बेशक इतना ना हो, मतलब ये ऊंचाई बेशक इतनी ना हो, पता लगा वो ऐसे चल रही है, इसी में मैं वेव बना देता हूँ। अब इसी एक के अंदर 1, 2, 2.5 आ गई, 2.5 आ गई, तो इसका जो पिच है यहाँ से यहाँ तक मेजर होगा, इसका पिच बहुत ही कम है। अब इसका जो पिच है वो यहाँ से यहाँ तक मेजर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका पिच कम है, तो ये बड़ी शार्प टाइप की आवाज़ होने वाली है। तो जो आप अगर उसमें मैं बात करूं कि सबकी आवाज़ें अलग अलग क्यों होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पिच। पिच क्या है, आपका क्वालिटी ऑफ साउंड डिसाइड करता है आपका। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्रीक्वेंसी और अ साउंड, ठीक है। आपने अपने स्कूल में की जो बेल है उसकी आवाज़ अलग सुनी है, ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अलग सुनी है, उनमें यही सब खासियत होती है कि कहीं पिच ज़्यादा है, कहीं पिच कम है, किसी की आवाज़ आपके कानों तक आ रही है, आप कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक आपके इसमें दिया हुआ है कि हमारा जो विंड पाइप है यहाँ से आवाज़ निकलती है, लैरिंग्स उसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपका विंड पाइप है, एक लैरिंग्स है, उनके बीच में स्पेस दिया, वहाँ से एयर ट्रैवल करती है। तो इस टाइप से आपके उसमें समझाया गया, आपका डायग्राम बनाया गया, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है आपको बताने का। फिर आपका एक ईयर ड्रम दिया हुआ है, ईयर ड्रम मतलब आपके कान में आवाज़ कैसे सुनाई देती है भाई, आवाज़ आई आपके ईयर ड्रम से टकराई, उसने एक वाइब्रेशन में कन्वर्ट किया, जैसी आवाज़ आई वाइब्रेशन की फॉर्म में आई, वाइब्रेशन की फॉर्म में ही चलती है साउंड, वो आपके कान में गई और वहाँ पर टकराई, उसने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने उसको एक तरीके से डिकोड कर दिया कि क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या है, क्या एम्पलीट्यूड है, उससे आप आवाज़ पहचान जाते हो। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं आपके। अब एक चीज़ आती है आपकी नॉइज़ एंड म्यूज़िक। देखा, नॉइज़ में भी साउंड आ रही है और म्यूज़िक में भी साउंड आ रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, ये है अनप्लीजेंट साउंड, ये है प्लीजेंट साउंड, ये है मेरा अनवांटेड साउंड,
जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ये है मेरा वांटेड साउंड जो कि मैं चाहता हूँ, मेरे कानों को आराम मिलता है इनसे। सो इसमें क्या है आपकी, या तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत तेज़ी से आ रही है, कान फट गए यार, बेकार आवाज़ है ये। जैसे कि आपका क्या है, हॉर्न, हॉन्किंग करते हैं, ठीक है। आजकल बुलेट में बहुत ज़्यादा व्हीकल का जो साउंड है दैट इज़ नोन एज नॉइज़। अब यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो आपका गिटार का जो साउंड है, सितार का जो साउंड है, या ड्रम का जो साउंड है, तो इनके साउंड क्या है, बहुत लो लेवल के होते हैं। अब इसी में ही मैं अगर लाउड स्पीकर लगा दूं, लाउड स्पीकर, तो वो क्या होगा, आपका नॉइज बन जाएगा। बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड से आ रही है आवाज़, मैं नहीं सुन पा रहा, मेरे कान क्या है उस चीज़ के लिए नहीं बने, बहुत ही इरिटेशन होती है उससे। तो यहाँ पर आपके जैसे टीवी हो गया आपका स्लो वॉल्यूम पे, लो वॉल्यूम पे टीवी, या आपका जो भी है आपका म्यूजिक जो भी आप सुनते हैं, अगर लो पे सुनेंगे देन इट बिकम्स प्लीजेंट साउंड और वांटेड साउंड। इफ इट विल बी हाई वॉल्यूम ऑफ टीवी देन इट विल बिकम अ अनप्लीजेंट और नॉइज। नॉइज इज अ काइंड ऑफ अ पॉल्यूशन। नॉइज क्या है, एक पॉल्यूशन का टाइप ही है। जैसे आपने एयर पॉल्यूशन पढ़ा है वैसे ही आपका नॉइज पॉल्यूशन भी है भाई। आप, इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉल्यूशन, यू कैन राइट इट लाइक ए पॉल्यूशन। सॉरी, ये क्या है आपका पॉल्यूशन ही तो है। जैसे आपका हवा में प्रदूषण है, धुआं आता है, ऐसे ये कानों का प्रदूषण है। कानों में आवाज़ आती है, उससे हमें प्रॉब्लम होती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है नॉइज़ से, अभी बताए थे। नॉइज़ से प्रॉब्लम क्या क्या होती है, एंजाइटी हो जाती है, फ्रस्ट्रेट होता है आदमी, आप बहरे हो सकते हैं। देखिए नॉइज़ में लीड टू फॉलोइंग सिम्टम्स। क्या क्या कर सकती है नॉइज, आपके बीपी बढ़ा सकती है, आपका ब्लड प्रेशर। बच्चों में तो नहीं होता, बड़ों में होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाइपरटेंशन भी बोलते हैं हम इसको। एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ स्लीपिंग हो जाता है, लैक ऑफ स्लीप, सो नहीं पाते हैं आप। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स विच कैन हैपन ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। अब नेक्स्ट है आपका इसमें लास्ट टॉपिक जो है, हाउ कैन यू रिड्यूस दिस नॉइज। नॉइज रिडक्शन कैसे है, कैसे कर सकते हैं आप, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, साइलेंसर्स यूज करती है इसमें। साइलेंसर देखा आपने, बाइक में लगा होता है साइलेंसर, कार बाइक जितने भी उनमें सब में साइलेंसर लगा होता है, और उनका एक नॉर्म है कि इतनी आपको रिड्यूस करना ही करना है उसमें। तो हमें क्या है, इन सभी में साइलेंसर्स वगैरह यूज करने चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन। या टीवी वगैरह लो वॉल्यूम में यूज से आपको करना चाहिए। टीवी क्या है, लो वॉल्यूम में, जैसा कि अभी हमने बताया था। सो दीज आर दी एफर्ट्स विच वी कैन डू टू रिड्यूस द नॉइज इन आवर डेली लाइफ। एक आपका बीच में मिस हो गया, वो क्या है आपका, इसका यूनिट क्या है, साउंड का यूनिट है आपका डेसिबल, जिसको कि डीबी लिखते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं उसको, डीबी। यूनिट, ये एग्जाम में पूछ सकता है,
यूनिट ऑफ साउंड इज dB, इसको लिखते हैं डेसीबल, ये इसका यूनिट है। अब इसमें आपकी कई कैटेगरी आती हैं। 10 dB की वॉइस आ रही है, 30 dB की वॉइस है। 10 dB की वॉइस किसको बोलते हैं? जिसको कि हम बोलते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग, जैसे जो हम सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग, सांस लेने को नॉर्मल ब्रीथिंग बोलते हैं। या 10 dB की अगर मैं बात करता हूँ, विस्परिंग, विस्परिंग को क्या बोलते हैं? फुसफुसाहट। कानों में बात नहीं करते जब मैडम पढ़ा रही होती है, फुसफुसाहट। जब एक लेक्चर चल रहा होता है, जब मैडम पढ़ा रही होती है, बच्चे आपस में एक दूसरे की कान में बातें करते हैं, उसको बोलते हैं हम 10 dB की वॉइस है वो। इसको आप बहुत मुश्किल से सुन पाते हैं। फिर इसके बाद कौन सी कैटेगरी आती है? जो हम नॉर्मली, जो अभी हम बात कर रहे हैं आप और हम, 60 dB की होगी वो, नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन को बोलते हैं 60 dB का वॉइस। फिर आपका कौन सा कैटेगरी आता है? 70 dB को हम बोलते हैं बिजी ट्रैफिक और एवरेज, जैसे फैक्ट्री जो वगैरह में होती है, ये हो गया आपका ट्रैफिक। और 80 dB के आसपास आपका जो फैक्ट्री से जो नॉइस आता है, फैक्ट्री वगैरह जो होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साउंड। आई थिंक ये चैप्टर आपका सो इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। बहुत सिंपल है, आपको केवल 10 मिनट में हम उसको पूरा रिवाइज करा देंगे। जितना आज हमने आधा पौना घंटा लिया है इसमें पूरा कंप्लीट करने में, वो 10 मिनट में आपकी सारी हो जाएंगी रिवाइज। देन यू हैव टू कमेंट एंड टेल मी कि आपको कोई इश्यू तो नहीं आ रहा उसको समझने में। ठीक है, देन ओके, बाय।